हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स फॉर इकोनॉमी एंड रिलेटेड अफेयर्स। इसमें जो पार्ट 1 है हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। देखते हैं क्या है। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने इन एसोसिएशन विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो हमारी 8 स्टेट्स हैं, उनके साथ मिलकर एक इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज किया था अभी रिसेंटली गुवाहाटी में। ये सिक्स्थ एडिशन था इसका। एंड इट पुट्स द स्पॉटलाइट ऑन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वी नो दैट व्हेन द न्यू गवर्नमेंट हैड कम टू द पावर, इट हैड changed or transformed the look east policy into the act east policy। 2014 में ये हमने कर दिया था। And it aims to blossom India's ties with ASEAN and the larger East Asia region, and which is home to the world's rapidly growing economies and India's emerging tourism markets. The international tourism marts are organized in the northeastern states। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही होते हैं एंड दे आर ऑलवेज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। इसके जो पहले वाले एडिशन हैं उनकी जगह यहाँ मेंशन की हुई हैं। एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग टुगेदर द टूरिज्म बिजनेस फ्रेटर्निटी। जो टूरिज्म के साथ रिलेटेड बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, दो भी फ्रेटर्निटीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारी 8 नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, उनको साथ में एक जगह पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में दी वेरी टोपोग्राफी वेरिएशंस है बहुत ज़्यादा उस रीजन में, फ्लोरा एंड फौना में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एथनिक कम्युनिटीज़ आर ऑल्सो क्वाइट वास्ट, their rich cultural heritage, their ancient traditions, and their lifestyles, their cuisines, their festivals, arts and crafts make it a favorite holiday destination waiting to be explored. It is believed that this region is yet untapped and we need to explore these untapped regions so as to improve the incomes and the living standard of the northeastern people, and it can also help in enriching our ties with the Southeast Asia। तो हमारी लुक ईस्ट और जो अब प्रेजेंटली एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करने में भी, एंड साइमल्टेनियसली जो नॉर्थ ईस्ट है उसको एक इंडिया के मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने में भी दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स विल ऑब्वियसली हेल्प। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। देखते हैं ये क्या है। सो इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन इंडिया, जिसमें कोशिश की जाएगी द डिज़ाइन स्पीड, जिसमें 180 किलोमीटर पर आवर का एक आइडिया है, वेयर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड फॉर द ट्रैक स्ट्रक्चर्स, रोलिंग स्टॉक एंड एज वेल एज सिग्नलिंग सिस्टम। सो आपने बहुत बारी जो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड कमेटीज़ हैं, जैसे अनिल काकोदकर कमेटी के बारे में शायद आपने सुना होगा, और भी रतन टाटा ग्रुप भी बनाया गया था। तो ऐसी बहुत सारी जब कमेटीज बैठती हैं वहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती हैं दैट वी शुड प्रमोट आवर रोलिंग स्टॉक सिस्टम एंड द सिग्नलिंग सिस्टम, ताकि जो रेलवे एक्सीडेंट्स कम होना और साइमल्टेनियसली जो हमारी स्पीड्स हैं उनको एनहांस किया जाए। एंड इसमें एक जो ब्रॉडर आइडिया है इज टू रिड्यूस द कंजेशन ऑन अर रोडवेज, ताकि ऑल्टरनेट जो फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विच आर मोर फ्रेंडली, विच आर मोर एफिशिएंट शेल बी एनकरेज्ड। सो यहाँ पर क्या की कोशिश की जाएगी, द एक्सपर्टीज एंड द एक्सपीरियंस इन इंडिया ऑन दीज टेक्नोलॉजीज फॉर हायर स्पीड्स बीइंग लिमिटेड। ये अभी तक काफ़ी लिमिटेड है, बट इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज, इफ़ वी आर एबल टू टैप इट, इफ़ वी आर एबल टू कोलैबोरेट विद देम, देन वी कैन सर्टेनली हैव एन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसकी ऑपरेशंस और इसकी डेवलपिंग द कैपेसिटी रिगार्डिंग दिस आस्पेक्ट इज गोइंग टू बी प्रमोटेड। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंटली कोशिश की जाएगी दैट द ट्रेवल टाइम हैज़ टू बी रिड्यूस्ड, एंड काइंडली रिमेंबर दिस इज़ फॉर द एनसीआर रीजन। ये एनसीआर रीजन के लिए है, क्योंकि अगर इसकी हम जो एरिया को देखें तो अराउंड 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, एंड इसमें अभी बहुत ज़्यादा कंजेशन एंड अ लॉट ऑफ स्टेट्स आर इन्वॉल्व, हरियाणा, राजस्थान, जो इसके सराउंडिंग में है यूपी, तो वहाँ पर अभी काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन दी ट्रांजिट। तो उस जो कम्यूटेशन प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए RRTS हैज़ बीन इनविसेज्ड, ताकि इस रीजन में फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शैल बी अवेलेबल। सो RRTS में कुछ जो 3 कॉरिडोर्स बनाने की बात की जाए, देखिए एनसीआर रीजन के आसपास ही हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर, दिल्ली, पानीपत, इन सेक्शंस को कवर करने की कोशिश की जाएगी।
रिसेंटली अभी इंडो स्पेनिश एक टेक्निकल कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहाँ पर द आइडिया इज टू फॉर्म अ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जहाँ पर म्यूचुअल कॉपरेशन हो और अर्बन ट्रांसपोर्ट कोई एनहांसमेंट की जा सके. Next is again a very important news regarding BIMSTEC, often in news. So BIMSTEC coastal shipping agreement. So जो BIMSTEC है, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी रिसेंटली देयर वाज अ मीट इन न्यू दिल्ली जहाँ पर द आइडिया वाज टू प्रमोट कोस्टल शिपिंग इन द रीजन एंड ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट कोस्टल शिपिंग को बेटर किया जाए एंड देयर बाय गिविंग अ बूस्ट टू ट्रेड बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज. ट्रेड इज बिलीव टू बी द इंजन ऑफ ग्रोथ. सो अगर ट्रेड को एनहांस किया जाएगा सो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी सारे नेबरिंग कंट्रीज में. So once this agreement is ratified, because further it has to be ratified, the agreement has to be ratified, then only it can be operationalized. A lot of cargo movement, तो जो trade होगा among the members can be done through a cost effective, मतलब उसकी costs हैं कम हो जाएंगी, logistic cost, and it will be environmental friendly क्योंकि shipping के through होगा, and obviously it will be faster coastal shipping route. BIMSTEC you should know because the international organizations are very important for our exam. हमने कल भी इसीलिए प्रीमिक्स इस पर बनाया था. सो BIMSTEC क्या है? ये और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 7 मेंबर स्टेट्स हैं विच लाई नियर दी बे ऑफ बंगाल, इसीलिए इसका ऐसे नाम है. एंड इट इज़ अ सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्टेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन. और इसमें जो 5 कंट्रीज हैं दे बिलोंग टू दी साउथ एशियन रीजन जो उसके मेंबर्स हैं, एंड 2 कम फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड. हेयर यू कैन गेट कंफ्यूज्ड, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस, ताकि आप याद रखें. जो 5 साउथ एशिया की हैं वो तो आपको याद रह सकती हैं, BBIN, एक BBNIN भी है एक अलग से इनिशिएटिव, और उसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका. एंड द साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स आर म्यांमार एंड थाईलैंड. एंड BIMSTEC के हेडक्वार्टर्स, वेरी ऑफन दीज हेडक्वार्टर्स आर आस्क्ड एंड दीज आर इन ढाका. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग आरोग्य. ये क्या है? एक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी विच वॉज बेस्ड ऑन आयुष. सो एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ थेरेपी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड क्योंकि इन फ्यूचर देर आर अ लॉट ऑफ NCDs, द प्रॉब्लम ऑफ NCDs इज इमर्जिंग बिकॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ स्टाइल डिजीजेज. सो ओवरऑल वेलनेस को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी इन दिल्ली. ये कॉम्प्रहेंसिव एग्जीबिशन है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकें रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस और द वेज बाय विच हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी इंश्योर्ड. तो ये आयुष की ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें. जो आयुष डिपार्टमेंट अगर हम देखें 1995 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बट इसको कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ these components for the well-being of people 2014 में एक आयुष मिनिस्ट्री सेटअप कर दी गई थी, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बना दी गई थी 2014 में. एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग विद फार्मेक्सिकल एंड फिकी के बारे में यू शुड ऑल्सो नो. 1929 में ये बॉडी बनी थी, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इनमें इन्वॉल्व थे. तो ये सारे मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था. डू रिमेंबर आरोग्य. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट FRDI बिल, द फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, वेरी ऑफन इन न्यूज़. सो इसके बारे में हम देखते हैं. अब जो बिल प्रोवाइड्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, कि एक होलिस्टिक रेजोल्यूशन शेल बी फॉर्मुलेटेड फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज, ताकि अगर बैंकरप्सी सिचुएशन होती है बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज में, दैट हाउ वी आर सपोज टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. सो इट इज़ इन लाइन विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. जब बैंकरप्सी होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल विद दिस मैनेस इन अ वेरी स्पीडी टाइम इफेक्टिव मैनर. सो इस रेगुलेशन की ज़रूरत कहते हैं, इट डेट्स बैक टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया में देयर वाज अ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गॉट स्टॉल्ड, प्रोजेक्ट्स रुक गए, एंड जो लेंडिंग अवेलेबिलिटी या क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी विद द बिजनेस एंटरप्राइजेज इट गॉट रिड्यूस्ड एंड समहाउ प्रोजेक्ट्स डिले होते गए, कॉस्ट ओवररन्स होते गई, एंड इवेंचुअली इट ऑल्सो लेड टू द राइज इन NPA प्रॉब्लम. इकोनॉमिक सर्वे हैज़ ऑल्सो हाईलाइटेड अबाउट दिस.
सो इसकी वजह से हाई प्रोफाइल बैंक करप्सीज हुई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम साइमल्टेनियसली देखें, एक तरफ कोशिश की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट किया जाए, जनधन योजना हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ना, एंड मूव्स लाइक डीमोनेटाइजेशन, जिससे द आइडिया इज टू मेक द इकोनॉमी मोर लेस कैश बेस्ड डिजिटाइज्ड मॉडल पर लाने की कोशिश की जा रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात की है। तो इस केस में द importance regarding the resolution of these problems regarding bankruptcy and insolvency is more and more important now, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग चैनल्स में, सो एज टू मेंटेन द फेथ ऑफ पीपल इन द बैंकिंग सिस्टम, दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी मच इम्पेरेटिव। सो बिल क्या प्रोवाइड करता है? सेटिंग अप ऑफ अ रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन। ये रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन एक BN श्री कृष्णा कमेटी बनी थी कुछ साल पहले, उसकी रिकमेंडेशंस में भी, उसको ऐसे भी बोला जाता है FSLRC, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन में ये बात बोली गई थी दैट अ रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन हैज़ टू बी एस्टैब्लिश। सो ये इस बिल के अंडर एस्टैब्लिश की जा रही है, जहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जहाँ द आइडिया इज टू मॉनिटर द फाइनेंशियल फर्म्स, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए, एंटिसिपेट देयर रिस्क ऑफ फेलियर, सो इफ दे आर गोइंग टू फेल इन द फ्यूचर सम रेमेडियल स्टेप्स शैल बी टेकन बिफोर हैंड, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस and resolving them in case of failure. And moreover, this corporation is also tasked with providing the deposit insurance up to a certain limit. This limit has not been specified as of now, बट फ्यूचर में ये क्लैरिफाई किया जाएगा। मतलब अगर कभी भी कोई बैंक डिफॉल्ट करता है, दैट हाउ मच मनी ऑफ योर्स एंड पीपल लाइक अस हैज़ टू बी रिस्टोर्ड और इट हैज़ टू बी सेव्ड। अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि अगर बैंक फेलियर हो जाता है। The corporation will also be tasked with classifying financial firms according to their risk of failure. Classify करेगी, उनको rank करेगी that whether they have a low risk, moderate, material, imminent or critical. So ये ranking बनाई जाएगी. So it will take over the management of a company once it is deemed critical. The resolution corporation will protect the stability and resilience of the financial system. So by taking all these steps, ऐसे कोशिश की जाएगी that the stability and the resilience, that how strong they are able to withstand a crisis, protecting the consumers of a covered obligations up to a reasonable limit जो भी specify नहीं की गई है, and protecting public funds to the extent possible. उसके बारे में थोड़ा सा और, जो इसमें एक बहुत important चीज़ बात की गई है कि इससे पहले बेल आउट क्लॉज होता था, अब बात हो रही है दैट इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय द बेल इन क्लॉज। अब हम समझते हैं ये क्या है। सो जो बेल आउट क्लॉज था उसमें क्या होता था, जैसे यू वुड हैव ऑफन हर्ड इन द न्यूज़ दैट रीफाइनेंसिंग, टर्म्स लाइक रीफाइनेंसिंग, टर्म्स लाइक रीकैपिटलाइजेशन। सो जो रीकैपिटलाइजेशन है वो जैसे इंद्रधनुष प्लान के अंडर क्या किया जाता है, जब बैंक्स की NPS प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड देयर बैलेंस शीट्स आर ओवर स्ट्रेस्ड, देन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंसेस देम, उनको रिकैपिटलाइज करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंप्स इन अ लॉट ऑफ मनी। अभी जैसे 70,000 करोड़ रुपीज वर पम्प्ड इन into the public sector banks, this is जब उनकी NPS प्रॉब्लम बढ़ जाती है, so as to maintain their day to day operations, recapitalize. Refinancing, although is a different term, refinances is the change in the terms and conditions of the loans, but मैं यहाँ पर आपको recapitalization पर emphasize करना चाहता था। तो जब recapitalize किया जाता था that was bail out. So now the idea is to bail out, replace the bail out provision with the bail in provision. अब हम देखते हैं इसमें क्या है। While a bailout is the use of public funds, जो recapitalize किया जाता है to inject the capital into an ailing company. अब bail in में क्या होगा, involves the use of depositors funds to achieve those ends. मतलब पहले आउटसाइड मैकेनिज्म से बैंकिंग ऑपरेशंस को रिस्टोर किया जाता था, बट अब क्या होगा दैट इट विल बी डन बाय द इनसाइड मैकेनिज्म। मतलब बैंक्स अपने आप से जो उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज कर सकते हैं इन दी बेल इन प्रोसेस। दिस कैन बी डन ईदर बाय कैंसिलिंग द बैंक्स लाइबिलिटीज, जो बैंक्स की लाइबिलिटीज उनको कैंसिल कर दिया जाए, और कन्वर्टिंग देम इनटू द अदर फॉर्म सच एज इक्विटी। सो दिस इज द बेल इन क्लॉज। अब
इसके रिगार्डिंग देर वॉज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, देर वर लॉट ऑफ कंसर्न अमंग द डिपॉजिटर्स कि बैंक्स उनके जो हार्ड अर्नड मनी है, जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया, दैट इट माइट बी लॉस्ट ड्यूरिंग द आवर ऑफ क्राइसिस। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, द डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसको अभी रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन रिप्लेस कर रही है, कि इसके जो पहले वाला मैकेनिज्म था वहां पर भी सिर्फ 1 लाख तक ही आपका पैसा सिक्योर्ड था इन केस ऑफ द फेलियर, एंड द रेस्ट इज फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ अ बैंक फेलियर। तो इससे पहले भी ऐसे ही था। तो अभी ऐसे बोला जा रहा है कि बेल इन के टाइम पर क्या होगा कि 1 लाख से ऊपर वाली मनी आपकी सेफ नहीं है, ऑल्दो दिस लिमिट इज येट टू बी स्पेसिफाइड, बट ऐसे माना जा रहा है। बट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन कैसे दी है कि इससे पहले भी ऐसे ही था। The government said that under the current Deposit Insurance and Credit Corporation Act, deposits up to 1 lakh are insured, and under the new bill, the RC will be empowered even to increase this limit. So there is no need to be worried. इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी है। गवर्नमेंट ने रादर इवन इट हैज सेड टू द एक्सटेंट दैट द बेल इन क्लॉज विल बी अप्लाइड ऑन अ वेरी रेयर ओकेजन। इन जनरल गवर्नमेंट इज रेडी टू बेल आउट, रिकैपिटलाइजेशन की जाएगी, एंड इट विल बी समहाउ यूज्ड इन द लास्ट रिजॉर्ट्स, ऐसे नहीं है। सो रादर दिस 1 लाख से ऊपर भी इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। सो एटलीस्ट दैट मच विल बी प्रोटेक्टेड। फर्दर गवर्नमेंट ने बोला है जो FRDI बिल है, द क्लेम्स ऑफ द अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर्स वुड बी गिवन प्रेसिडेंस, मतलब जैसे जो पब्लिक मनी विच इज पुट फॉर द सेविंग्स दैट विल बी गिवन प्रेसिडेंस, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में पढ़ा है, वहां पर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी सबसे पहले द प्रेसिडेंस विल बी गिवन टू द मनी विच इज डिपॉजिटेड बाय द कॉमन मैन, सिंस दे आर बिलीव टू बी द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। और जो बाकी हैं, जो मार्केट बोरिंग्स की होंगी बैंक की या गवर्नमेंट ड्यूज होंगे, उनको सेकेंड रैंक पर रखा गया है, जो कि प्रेजेंटली ऐसा केस पहले नहीं था। सो देर इज नॉट मच टू बी वरिड। नेक्स्ट, इट वुड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि इंश्योर किया जाएगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन ऑन हैंड while at the same time providing the necessary instruments for dealing with the event of crisis. So it is overall a very good and a proactive measure by the government of India. और इसमें कोशिश की जाएगी the time and the cost involved in resolving the restrained financial entities has to be reduced. Next is regarding MSME संबंध। ये क्या है? It is a public procurement portal launched recently by the government of India. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन। जो भी MSME से प्रोडक्ट लेती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंडर, जो CPSEs पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेते हैं, उसको मॉनिटर करना है। सो यहाँ पर जो MSMEs हैं, दे वुड बी एबल टू असेस दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोक्योर्ड। उनको पहले से इंफॉर्मेशन विल बी डिसेमिनेटेड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हाउ मच आर गोइंग टू बी प्रोक्योर्ड बाय द PSUs और CPSEs। तो इससे उनकी जो पार्टिसिपेशन है दैट इज गोइंग टू बी एनहांस्ड इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये जो पॉलिसी है 2012 की है। इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो PSUs हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको एनुअली एक गोल दिया गया है कि उनको कम से कम 20% एनुअल परचेजेस करनी होती है MSE से। नेक्स्ट इज एशियान इंडिया कनेक्टिविटी समिट। So keeping in and eyeing in the overall agenda of connectivity with the Southeast Asia under India's Act East policy, जिसके पास में हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया। न्यू दिल्ली ने ये समिट होस्ट किया था, जिसका थीम था, अगेन थीम्स आपको थोड़े याद रखने चाहिए क्योंकि पेपर में ऐसे पूछे जाते रहे हैं। सो द एम वॉज टू पावर डिजिटल एंड फिजिकल लिंकेजेस फॉर एशिया इन द 21st सेंचुरी। ऐसे बोला जाता है द बैलेंस ऑफ पावर is now shifting from the western hemisphere to the eastern hemisphere or eastern part of the world. So in this regard, Asia is seen as the न्यू रे ऑफ होप, पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया की इंपॉर्टेंस भी बहुत है और साउथ ईस्ट एशिया की भी, एंड इंडिया इज ऑल्सो एम्फोसाइजिंग विद द साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स। इसीलिए वी हैव चेंज्ड फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ मोर प्रोएक्टिव पॉलिसी टूवर्ड्स आवर साउथ ईस्ट एशियन नेबर्स। The idea is to accelerate the existing connectivity projects। जितने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोडवेज, हाईवेज और इंटरनेट कनेक्टिविटी, उन सबको एक्सेलरेट किया जाए।
जो कंसर्न के इश्यूज हैं, लाइक वी हैव सम शेयर्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग सी पायरेसी, टेररिज्म, साइबर क्राइम्स, इन सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, इवॉल्व सूटेबल पॉलिसी रिकमेंडेशन एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू एनहांस इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन ASEAN एंड इंडिया. The core focus areas are infrastructure, roadways, shipping, digital finance, energy, aviation, etc. जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स होंगे गवर्नमेंट के, इंडस्ट्री लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन लाइक फीकी, एसोचैम, ये सारे यहाँ पर इस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मीट करते हैं. आसियान के बारे में, आसियान जो एसोसिएशन है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1967 इन बैंकॉक विद द साइनिंग ऑफ एशियान डिक्लेरेशन. बैंकॉक डिक्लेरेशन है ये. एंड जो इसके फाउंडर फादर्स थे वो शुरू में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड थे, बट लेटर ऑन मोर एंड मोर मेंबर्स वर एडेड. अब प्रेजेंटली इसके 10 मेंबर्स हैं. ट्राई टू रिमेंबर दी नेम्स, क्योंकि यूपीएससी आपको कोई और नेम पूछकर कंफ्यूज कर सकता है पेपर में. Next is regarding the IMT highway, very often in news when we talk about India and ASEAN relations. इंडिया इज प्लानिंग, अब इंडिया क्या कर रहा है, इट इज प्लानिंग टू होल्ड टॉक्स विद द आसियान कंट्रीज टू एक्सटेंड द इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड. इसको ट्राइलेटरल हाईवे भी बोला जाता है. वेरी ऑफन द वर्ड यूज्ड इज ट्राइलेटरल हाईवेज. सो इसी के कंटेक्स्ट में बोला जाता है. नाउ द आइडिया इज टू एक्सटेंड इट अप टू वियतनाम. सो जो प्रपोजल है उसके हिसाब से इट वुड बी एक्सटेंडेड टू वियतनाम वाया लाओस एंड कंबोडिया. मतलब ये 3 कंट्रीज को भी कवर करने की कोशिश की जाएगी इसमें. So the idea is, or the envisagement is that it will help in generating an estimate $70 billion annually and incremental GDP and $20 million in incremental aggregate employment by 2025. So overall it would be a win-win situation and it will boost the economies of the region. It will also help in generating employment and also improvise or improve the income of the people. So connecting with the Southeast Asian countries through a network of road will create jobs, market for crops grown in hilly region, especially our northeast region. Northeast की connectivity is very important to enhance our sub-regional cooperation. So उनको better pricing मिलेगी, उनकी market access बढ़ेगा. एंड जो ये ट्राइलेटरल हाईवे है, इट इज़ अ हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन, पर बहुत पुराना चल रहा है. ये इंडिया का क्रिटिसिज्म भी होता है. मेनी एक्सपर्ट्स टेंड टू क्रिटिसाइज इंडिया ऑन दिस अकाउंट दैट द वर्क और द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिलो पार. इट हैज़ बीन वेरी स्लो. एंड जो इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज स्टार्टेड अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991, लेटर ऑन continued by the Atal Bihari Vajpayee government and even Manmohan Singh government, but the new government changed its name into Act East policy. So Look East policy के अंडर ये प्रोजेक्ट था which will connect मोरे. ये कहाँ पर है, मणिपुर में है ये. सो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट होएगा. सो मणिपुर में है ये, इंडिया में विद माइसोट इन थाईलैंड वाया म्यांमार. सो तीनों जगह को कनेक्ट करने की बात हो रही है इसमें. The road is expected to boost trade and commerce in the ASEAN India free trade area. जो ये free trade area है, ये 2010 में हमने FTA साइन किया था उनके साथ. And we also should remember that India has become a strategic partner of ASEAN. स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए थे हम 2012 में. अभी डिप्लोमेटिक टाइज के 1992 में हमने डिप्लोमेटिक टाइज सेटअप किए थे आसियान के साथ. अभी उसके 25 साल हुए थे 2017 में. That is why all the leaders of ASEAN were invited to the 26th January celebrations. Strategic ties के भी हमारे 5 साल हो गए. तो moreover we should also remember that India is the 4th largest trading partner of the ASEAN. एंड सो इंडिया की कनेक्टिविटी और रेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया को बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा. एंड इसके बारे में एज ऑलरेडी डिस्कस, जो प्रोजेक्ट है इट हैज़ ऑलरेडी मिस्ड इट्स फर्स्ट डेडलाइन. सो इस ऐसे ही बोला जाता है इन द टाइम्स व्हेन चाइना इज़ फास्ट ट्रैकिंग इट्स प्रोजेक्ट्स. उसने ओबोर स्टार्ट किया है, मैरीटाइम सिल्क रोडवे और सी पैक ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है. तो इंडिया ऑल्सो नीड्स टू एनहांस इट्स स्पीड रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स. कि उसकी जो कमिटमेंट्स हैं, पास्ट कमिटमेंट्स, इट हैज़ टू डिलीवर ऑन देम इन अ वेरी स्पीडी एंड इफेक्टिव मैनर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल हमने प्रेमिक्स में इसमें क्वेश्चन बनाया था. ब्यूनोस एयरेस दैट इज इन अर्जेंटीना, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन पास हुई है ऑन वुमेन एंड ट्रेड. सो फर्स्ट टाइम ऐसी जो डिक्लेरेशन पास हुई है. द आइडिया इज टू एंडोर्स अ कलेक्टिव इनिशिएटिव
to increase the participation of women in trade, that their participation in trade has to be enhanced. सो वुमेन को फुल पोटेंशियल रियलाइज कराने में इट इज़ गोइंग टू हेल्प. 118 WTO मेंबर्स ने ये साइन किया कि इसको सपोर्ट किया जाए, हाँ बैरियर्स को कम किया जाए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बूस्ट किया जाए. बट इंडिया जो एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर है उसने इसको अपोज किया. ऑल्दो गवर्नमेंट कहता है कि हम जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, बट वी डू नॉट बिलीव दैट जेंडर इज अ ट्रेड रिलेटेड इशू. और गवर्नमेंट ने ऐसे भी बोला दैट जेंडर एंड ट्रेड कैनॉट बी मिक्सड अप, एंड इसका मिसयूज हो सकता है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हाई स्टैंडर्ड्स को इन द गार्ब ऑफ मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स इट कैन रिस्ट्रिक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट्स. और वो कहीं ना कहीं इंडिया को जो एक्सेस मिलता है मार्केट्स का दैट कैन बी रिड्यूस्ड. इंडिया ऑल्सो भी बोलता है कि जेंडर रिलेटेड डिस्कशन शुड बी नॉट डिस्कस्ड एट द WTO प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये एक ट्रेड रिलेटेड बॉडी है, एंड इट विल ऑल्सो सेटअप रॉन्ग प्रेसिडेंट जहां पर और इश्यूज जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इंडिया के जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स से रिलेटेड भी इंडिया में कई बार इंडिया मानता है कि इट हैज़ बीन डिस्क्रिमिनेटेड, तो ऐसे इंडिया को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है. इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि जो वुमेन है ऑल्दो उनकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, बट उनकी जो GDP में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 37% है, एंड दे रन ओनली 1/3 ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. डेवलपिंग कंट्रीज में फीमेल बिजनेस जो ओनरशिप है वो काफ़ी कम है. काफ़ी सर्वेज में भी पाया गया है कि जस्ट 1 in 5 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज ओन्ड बाय वुमेन. In more than 155 countries there is at least one law impeding, ऐसे laws हैं कहीं ना कहीं which act as a barrier regarding women participation. और इस जेंडर गैप को कम करने में कंट्रीज़ के एफर्ट्स काफ़ी कम रहे हैं, और अगर इन्हीं स्पीड पर चले रहे तो 170 साल लग जाएंगे. ठीक है, उसके बारे में फर्दर आप पढ़ सकते हो. सो लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द 11th WTO कॉन्फ्रेंस जो ब्यूनस एयर्स में हुई थी, और द मीटिंग एंडेड इन अ स्टेलमेट. ऐसे माना जाता है दैट इट कुड नॉट रीच टू दी सब्सटेंसिव कंक्लूजन्स बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ US. उसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाया क्योंकि वो वीटोज जनरेट करता रहा, क्वेश्चंस मार्क लगाता रहा कि WTO की इफेक्टिवनेस नहीं रही है. बट जो आउटकम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज अ पॉजिटिव वन फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया कुछ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने में इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, स्पेशली ऑफ द फार्मर्स एंड फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर. इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग एनी ऑफ द न्यू इशूज लाइक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के रिगार्डिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज की डिमांड्स हैं विच इंडिया फील गोज अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट, और MSMEs को उसके एम्बिट में लाने के लिए इंडिया ने वो चीज़ को रोक दिया. इंडिया बिकेम दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोपोनेंट. कुछ इंडिया के बहुत सारे इंडिया ने इश्यूज उठाए जैसे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, स्पेशल सेफगार्ड्स मैकेनिज्म जो दोहा राउंड से चलते आ रहे हैं, डोमेस्टिक रेगुलेशन, डोमेस्टिक सपोर्ट, ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज एंड ई-कॉमर्स. सो जो मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन हुई है उसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात हुई है रिगार्डिंग द फिशरी सब्सिडीज. जो मेंबर्स ने कहा है कि इस जो सब्सिडीज हैं इसके रिगार्डिंग, ऑल्दो कुछ लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि कुछ खास नहीं हुआ अब, क्योंकि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है टू दी नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो इशू रिगार्डिंग फिशरी सब्सिडीज. और इसमें जो द आइडिया इज टू प्रोहिबिट सर्टेन फॉर्म्स ऑफ फिशरी सब्सिडीज जिनकी वजह से कहते हैं कि ओवर कैपेसिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होती है, ओवर फिशिंग होती है. इन सब्सिडीज को एलिमिनेट किया जाए ताकि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, जिसको IUU फिशिंग बोला जाता है, बट इसको अब एक्सटेंड कर दिया कि अगली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 12th होगी वहां पर इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा. इंडियन ऑफिशियल्स ने कुछ चीज़ पे डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस की गई, जैसे जो परमानेंट सोल्यूशन अभी भी हमारे जो फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स हैं, जो पीस क्लॉज है, ऑल्दो इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द इंडेफिनिट पीरियड, बट अभी भी इसको कंप्लीटली जो इंडिया चाहता है वैसे नहीं किया गया है. बट फिर भी इंडिया ने काफ़ी सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की, जैसे कि जो MSME इशू, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन या ई-कॉमर्स का इशू इंडिया ने, या जेंडर इक्वालिटी का इशू इंडिया ने इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आने दिया. क्योंकि जैसे ई-कॉमर्स की अगर हम बात करें, ऐसे माना क्योंकि इंडिया कुछ ड्यूटीज़ लगाता है ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना है, और डेवलप्ड कंट्री इसके रिगार्डिंग पिच कर रही थी कि इनके और जो ड्यूटीज़ हैं उनको हटाया जाए, बट ये इश्यूज़ अभी तक इनको डिले कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ इंडिया. जो बात कर रहा हूँ US, यूरोपियन यूनियन ये कोशिश कर रहे थे कि इन प्रेशर ग्रुप बना के कि ये सारे इश्यूज पे बात की जाए, बट इंडिया ने इसको स्टॉल कर दिया. एंड पीस क्लॉज के बारे में बात करते हैं. ये एक इंटेरिज्म मैकेनिज्म था जो बाली पैकेज में आया था. वहाँ पर क्या बोला गया था कि इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जाएगा. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ करती हैं, जो ब्रीच करती हैं वो सब्सिडी, जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी
लेवल को एक्सीड करती हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और उनको एक परमानेंट सोल्यूशन जब तक नहीं मिलता, जो उनके पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए तब तक एक पीस क्लॉज प्रोवाइड कर दिया गया था दैट यू कैन ब्रीच दिस लिमिट टिल द टाइम अ परमानेंट सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। जो लिमिटेड विंडो, ये इसको लिमिटेड विंडो बोला जाता है क्योंकि जो वेस्टर्न पावर्स ने जिसके लिए वो मान गई थी, बट इंडिया इसको कैसे देख रहा था कि ये इनसफिशिएंट अश्योरेंस है, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो एमएसपी है जो इंडिया देता है रिगार्डिंग फूड सब्सिडी टू रन दी फूड सब्सिडी प्रोग्राम, उसकी हमें डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, एनुअल प्रिक्योरमेंट के बारे में बताना पड़ता है, जो गवर्नमेंट को लगता है इट इज़ समहाउ a big concern, and ये क्वेश्चनिंग बढ़ा देता है रिगार्डिंग इंडियाज डोमेस्टिक मैटर्स, दैट इट लीड्स टू स्क्रूटनाइजिंग ऑफ इंडियाज पॉलिसीज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि राइट टू फूड, टू इंश्योर राइट टू फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेस्टर्न मिसगिविंग्स हैं, जो उनकी जो नोशन वो चलाते हैं दैट अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं, उनको सब्सिडीज देना वो गलत मानते हैं, बट इंडिया के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक कमिटमेंट्स हैं दैट वी ऑल्सो हैव टू फुलफिल। इसीलिए इंडिया बोलता है कि वी कैनॉट रन अवे फ्रॉम अर दिस ड्यूटी। सो डेवलप्ड कंट्रीज सी इंडिया एज अ ह्यूज मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स। वो इसको क्यों गलत बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं दे समहाउ गेट डिस्करेज्ड और उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिल सकता, इसलिए वो मानते हैं कि ये अनकम्पिटिटिव मैकेनिज्म है। बट इंडिया चाहता है कि अपने सोशो इकोनॉमिक कमिटमेंट्स और जो फूड एज अ बेसिक ह्यूमन राइट शेल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉस्ट, तो इसके लिए अगर हमें वो ब्रीच भी करनी पड़े लिमिट, दैट हैज़ टू बी अलाउड। ठीक है। And accepting a temporary peace clause would be tantamount to admitting that the subsidy programs in India and other developing countries violate global trade। तो इसीलिए इंडिया कहता है कि हमें पीस क्लॉज नहीं चाहिए, हमें परमानेंट क्लॉज चाहिए, क्योंकि ये टेम्पररी है और इसके रिगार्डिंग एप्रीहेंशन रखते हैं कि ये कभी भी हटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बोलेंगे कि तो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स को डिस्टॉर्ट करता है। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि इट शैल बी अलाउड ऑन अ परमानेंट बेसिस। थैंक यू।